हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ई लर्निंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, हमने केमिस्ट्री का सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था। तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो चैप्टर है, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। मतलब क्या? मतलब लिक्विड में जब गैसेस मिक्स होते हैं तो क्या होता है। ऑब्वियसली बात है, भूकंप वगैरह नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ वहां पे होगा। और वो किस किस फैक्टर पे वहां पे डिपेंडेंट होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। जैसे गैस जैसे ही आया तो वहां पे टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह वगैरह बहुत कुछ आते हैं। तो अभी हम लोग वो हर एक चीज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लेट से सबसे पहले क्या होता है कि जैसे गैस को अगर लिक्विड में डिजोल्व किया तो ये ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज ऑलमोस्ट 1 नैनोमीटर का होता है। मतलब ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है बहुत छोटा होता है और प्रॉपरली वो इवनली वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पूरा जो सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्यूट क्या होगा, पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। क्या क्या होता है पूरा डिटेल में देखते हैं। ओके, ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड होता है ये जनरली 2-3 चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। तो कौन से वो 2-3 चीजें वो हम लोग देखते हैं। वो है आपका ये टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये जो प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉल्वेंट बोला, तो उसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है। लेट अस अज्यूम कि आपका जो सॉल्वेंट है उसमें अगर जो गैस है, सॉल्वेंट मतलब क्या, आपका लिक्विड, उस लिक्विड में जो अगर आपका गैस डिजोल्व हो जाता है, अगर कैसे डिजोल्व होगा, हो सकता है उसमें रिएक्ट हो जाए और रिएक्ट करके क्या करे वो आप एक उसमें डिजोल्व हो जाए प्रॉपरली। ठीक है, प्रेशर के ऊपर कैसे होता है, तो अगर प्रेशर हम इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो उस बेसिस पे हमारा क्या होता है, वहां पे जो सॉल्युबिलिटी है वो वेरी करता है। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि अगर आपके पास एक वेसल होगा। ठीक है, उस वेसल में कुछ लिक्विड है, कुछ सॉल्वेंट है कोई। ठीक है, उस सॉल्वेंट में मैंने क्या किया, वहां पे गैसेस डाला है और उसको मैंने यहाँ से क्या किया, इसको यहाँ से बंद कर दिया और ऊपर से एक इसको हम लोग पिस्टन बोलते हैं, यहाँ से इसको अगर मैंने प्रेस किया नीचे की तरफ, ठीक है, तो प्रेशर लगाया। तो प्रेशर लगाने से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट आएगा। उसी तरह से टेम्परेचर का भी होता है। तो अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर रहा। ठीक है, हमने टेम्परेचर और प्रेशर की बात की कि टेम्परेचर के चेंज होने से सॉल्युबिलिटी चेंज होता है, प्रेशर के चेंज होने से भी सॉल्युबिलिटी चेंज होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम रहा, अंडर द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर N2CO2 आर मोर सॉल्युबल। क्या? N2 एंड CO2 आर मोर सॉल्युबल इन CH3OH। ठीक है, मिथेनॉल में क्या होता है कि N2CO2 आर मोर सॉल्युबल देन इन वाटर। मतलब वाटर से ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि उसमें जाकर के वो रिएक्शन करते हैं। ठीक है, वहां पे जाकर रिएक्ट करता है। इसी हमें यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल क्या दिया है, H2S एंड NH3 आर मोर सॉल्युबल इन H2O देन इन C2H5OH। ठीक है, तो यहाँ पे H2S, NH3 ये सब जो है ये आर मोर सोल्यूबल इन H2O। H2S, NH3 क्या होता है, वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होता है। लेकिन वहीं पे C2H5OH को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये होता है इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल। तो इथेनॉल में ये ज्यादा सोल्यूबल नहीं होते हैं। रीजन क्या है? तो रीजन यही है कि इसमें रिएक्ट नहीं होता है वो। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, बट नेचर ऑफ सॉल्वेंट अगर चेंज हो गया देन वहां पे आपका जो सॉल्यूट है, जो आपका गैसेस होंगे, वो वहां पे क्या होंगे, डिजोल्व होंगे, क्या नहीं होंगे। ओके, तो अभी हम लोग जो तीनों फैक्टर जो मैंने आपको बताया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, देन टेम्परेचर, फिर प्रेशर, ये तीनों थोड़ा सा भी हम लोग अच्छे से देखते हैं कि कैसे कैसे ये सब चेंज होते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहली बात, अगर मैं गैसेस की बात करूं, नेचर ऑफ गैस की बात, तो अगर गैस का नेचर लिक्विफाई अगर ऐसा हो रहा है कि वो इजीली अगर लिक्विफाई होता है मतलब क्या, कि इजीली अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इजीली वो लिक्विफाई होता है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, अगर इजीली लिक्विफाई हो रहा है, पहले से आपके पास लिक्विड है, लिक्विड में लिक्विड इजीली मिक्स हो सकता है। तो इफ गैसेस आर इजीली लिक्विफाइड देन
दे आर मोर सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो भी कोई सॉल्वेंट होगा आपके पास, उसमें अगर आप गैसेस को लिक्विफाई करके, और अगर आप जो गैसेस डाल रहे हो वहां पे, जो मिक्स कर रहे हो, जो सॉल्यूशन बना रहे हो, जो ट्रू सॉल्यूशन बना रहे हो, वो गैसेस अगर लिक्विफाई हो सके, वो इजीली अगर लिक्विफाई हो पा रहा है, मतलब वो ज्यादा प्रॉपरली वहां पे सॉल्यूबल है, मतलब उसका सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी उस गैस का वहां पे हाई है। ओके, देन इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि CO2 क्या है, CO2 इज मोर सॉल्युबल देन H2 एंड O2 इन वाटर। तो अगर आपका वाटर अगर हमने लिया, तो वाटर में CO2 क्या है, ज्यादा सॉल्युबल है देन H2 एंड O2। क्यों? क्योंकि H2 और O2 वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट मतलब इजिली लिक्विफाई नहीं होते हैं। बट वही अगर मैंने CO2 की बात की, तो CO2 क्या होता है, इजिली वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, इजिली वहां पे लिक्विफाई हो सकता है CO2। ओके, तो एक तो मैंने बताया लिक्विफिकेशन का। दूसरा पॉइंट होता है आयन फॉर्मेशन का। क्या होता है, पहला क्या होता है, पहला मैंने बताया आपको लिक्विफिकेशन का, जब वो इजिली लिक्विफाइड अगर हो रहा है तो वो रेडिली सॉल्युबल होगा। दूसरा मैंने क्या बताया, आयन फॉर्मेशन का। आयंस क्या होते हैं, तो जैसे HCl अगर लिया, तो HCl H+Cl- आयन से ब्रेक हो जाएगा। HCl में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। तो ये आयोनिक बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, उसको सेपरेट अगर होगा, HCl गैस अगर वाटर में आप डिजोल्व करते हो, तो H+ और Cl- इजिली यहाँ पे क्या होता हो सकता है, सेपरेट हो सकता है। ठीक है, और इजिली सेपरेट होगा मतलब क्या, कि वो आराम से वहां पे डिजोल्व हो सकता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या बताया हमने कि NH3 इज हाईली सॉल्युबल इन H2O देन इन बेंजीन। ओके, क्यों? क्योंकि NH3 जो है बेंजीन में अपना जो आयन है वो फॉर्मेशन नहीं कर सकता, लेकिन वही H2O अगर देखा जाए तो H2O में वो इजीली अपना आयन फॉर्मेशन करेगा। इसी वजह से NH3 जो है आपका, वो बेंजीन में इजीली सॉल्युबल नहीं होता है, बट अगर आपने वाटर की बात की तो वाटर में वो इजीली सॉल्युबल होता है। कि ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है, ये किस में एक्सप्रेस किया जाता है, तो ये होता है आपका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट में। ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट हम इसको जनरली क्या करते हैं, इसको नोट करते हैं। ओके, तो ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी है। ओके, लेट अस अज्यूम कि आपके पास x ml ऑफ गैसेस है। ठीक है, कितना है आपके पास, x ml वॉल्यूम ऑफ गैस है। उस x ml गैस को अगर मैंने 1 ml लिक्विड सॉल्वेंट में अगर डिजोल्व किया, ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर आपके पास x ml या कितना भी ml आपके पास क्या है, गैस है जिसको आपको डिजोल्व करना है, तो उसको मैंने 1 ml लिक्विड में डिजोल्व किया। ठीक है, कुछ कितना भी आपके पास गैस है उसको 1 ml लिक्विड में अगर हमने डिजोल्व किया, देन हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट मिलता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में क्या दिया है, दिस इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ गैस रिक्वायर्ड टू STP डिसॉल्व बाय अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब क्या, आपके पास कितना भी अगर गैस है, वो अगर 1 यूनिट सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व होता है, कब, तो एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मतलब क्या, एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर जहां पे आपका, जिस टेम्परेचर पे आपका रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है, और वहां पे प्रेशर क्या होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। कितना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो जो मेजर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, बट ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि ये नॉर्मल से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, इवन ये बोर्ड के सिलेबस में शायद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि कुछ 20 डिग्री सेल्सियस पे, 20 जो मैंने बोला था आपको भी कि स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस पे डिफरेंट गैसेस का यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने क्या किया, सॉल्वेंट ले लिया है। इस सॉल्वेंट का कितना लिया है पार्ट हमने, तो 1 यूनिट वॉल्यूम लिया है। मतलब क्या, 1 ml सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन में ये कितना होता है H2 डिजोल्व, तो वो होता है 0.017 ml। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, फिर हम लोग देखेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। ओके, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है वो मैं पहले आपको बताऊं। तो जैसे ही आपका जो लेटेस्ट से कोई भी आपके पास सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में अगर आपने गैस को डिजोल्व किया, ठीक है, तो अगर प्रेशर भले कांस्टेंट है, कुछ भी प्रेशर XYZ अगर आपने रखा है, लेटेस्ट अज्यूम कि आपने प्रेशर रखा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगर आपने 1 ATM आपने अगर प्रेशर रखा है, देन उस केस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो आपका जो सॉल्युबिलिटी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा,
तो मैं उसको एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको, ठीक है। कि लेट अस अज्यूम कि आपके पास क्या है, एक बीकर है, उसमें कुछ सॉल्यूट गैस के कुछ पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड में डिजोल्व है। अगर मैंने उसको हीट किया, अगर मैंने उसको टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्यों होता है, तो मोशन की वजह से होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, देन ऑब्वियसली बात है वहां पे क्या होंगे, पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करना चालू करेंगे, और पार्टिकल जैसे एक दूसरे टकराना चालू किए, उसके बाद वो लोग जो भी पार्टिकल्स होंगे वो, लेट अस अज्यूम कि अगर आपके पास ये बीकर है, तो इस यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे पार्टिकल्स है, तो ये पार्टिकल पहले एक दूसरे में टकराएंगे, फिर ये जो आपका जितने भी वॉल्स है यहाँ पे, इस वॉल में भी टकराएगा। तो इस वजह से क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो रहा है, तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच का जो बॉन्डिंग है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जैसे ही डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या कि जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज हुआ, मतलब क्या, वो सॉल्युबिलिटी कम हुआ, और सॉल्युबिलिटी कम हुआ मतलब वो गैस बन जाएंगे। इस वजह से मैंने आपको क्या बताया कि टेम्परेचर के ऊपर ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड कैसे होता है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिया है कि 0 से लेकर 40 डिग्री तक अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो CO2 का, O2 का और N2 का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कैसे करता है, ठीक है। ये वैल्यूज है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये आप वैसे जस्ट याद रख सकते हो कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो उसके लिए मैंने तो आपको एक एग्जांपल बता दिया कि लेट अस अज्यूम आपके पास एक बीकर होगा, बीकर में कुछ गैस पार्टिकल्स है, और उन गैस पार्टिकल का अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से वो क्या करेंगे, वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, और मूवमेंट करना जैसे स्टार्ट किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली बात है वो वहां से लीव कर देंगे, और लीव करेंगे मतलब क्या है कि उनका सॉल्युबिलिटी कम हो गया। ओके, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, ये आपके पास एक बीकर है, ठीक है। अगर आपके पास ये एक बीकर है, इसमें कुछ गैसेस रखे हुए हैं, और इसको हमने क्या किया, एक पिस्टन यहाँ पे डाल दिया, और पिस्टन को मैं आगे क्या करता हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ पुश करता हूँ। तो पुश करते वक्त क्या होगा, यहाँ पे जितने भी गैस के पार्टिकल्स है सॉलिड लिक्विड में, उनके ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इसे मिक्स होना लगेगा, उसके पास वॉल्यूम कम है, वहां पे स्पेस कम है, और उस कम स्पेस में क्या हो रहा है, वहां पे गैसेस है वो डिजोल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया, तो आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओके, तो अभी हमने जो देखा टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कि अगर आपके पास एक ये कोई ग्राफ है, उस, ठीक है, ये ग्राफ में नीचे टेम्परेचर है, हाँ, और ऊपर क्या है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। तो वाई एक्सिस में यहाँ पे सॉल्युबिलिटी है, और एक्स एक्सिस पे क्या आपका टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करते हो, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा कुछ कर्व आएगा, ठीक है। ये ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप का कुछ बनेगा। क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इनिशियली 0, कम टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी हाई है, मतलब बहुत अच्छे से सॉल्युबल होता है। वही जैसे ही टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगता है। ओके, होप आप सबने अभी कभी ना कभी लेट अस अज्यूम किया, जैसे हमने ये लिया कोई कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लिया, ठीक है, फ्रीज से जैसे निकाला, तो उसके ऊपर क्या होता है, वाटर का जो लेयरिंग बैठ जम जाता है, मतलब वहां पे उसके ऊपर वाटर आ जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो जो गैस है, आपके एनवायरनमेंट में जो गैस है, उसका टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन जैसे ही वहां पे कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आया, तो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आते ही वहां पे कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर तो कम होता है। तो जैसे ही कम होता है टेम्परेचर, तो क्या होता है, गैस उस पर वहां पे लिक्विफाई हो जाता है, और लिक्विफाई हो जाता है मतलब क्या, सॉल्युबल हो जाता है। तो आप देखोगे कि जैसे वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स जो एयर में होते हैं, वो जाकर के आपका जो कोल्ड ड्रिंक का जो बॉटल होगा ना, उसके ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपका जो सॉल्युबिलिटी है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिक्रीज होता है, वही प्रेशर के इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि ये जो आपका सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो इससे आगे का जो अपना पॉइंट है वो होता है हेनरीज लॉ। दोस्तों, हेनरीज लॉ 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इवन सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली बात, आप हेनरीज लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ध्यान से गौर से देखो, वो क्या है। इट स्टेट्स, कौन, तो हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of gas in liquid is directly proportional to the
प्रेशर ऑफ द गैस अबव इट। जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रेशर के ऊपर कैसे कैसे डिपेंडेंट होता है, तो ये मैंने एक्चुअली पहले बताया आपको कि जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ। तो ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस ऑन ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो था, उसी को हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट ने देखा और उन्होंने अपने नाम का एक लॉ बना दिया। और लॉ क्या बोलता है, वो बोलता है, हेनरीज लॉ बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर अगर आपका कांस्टेंट है तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो आपका गैस सॉल्युबिलिटी जो होगा गैस का, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो वो आपका जो प्रेशर है उसके अबव जो प्रेशर है उस प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, और जैसे आपने सॉल्युबिलिटी इंक्रीज किया मतलब वहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, बट कंडीशन क्या है कि आपका टेम्परेचर वहां पे फिक्स होना चाहिए। ओके, तो हेनरीज लॉ का अगर मैंने एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोला है, सॉल्युबिलिटी। तो लेट अस अज्यूम कि एस आपका सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है, पी से। ठीक है, तो अगर मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाया तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू आपका हो जाएगा के इंटू पी। के क्या है, तो इस के को हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, इस के को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। लेकिन इस के का यूनिट क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आपने नोटबुक और पेन लेकर अगर आप बैठे हो तो आप इसको, इसका जो यूनिट है उसको नोट कर लो। ठीक है, तो इसका यूनिट होता है मोल सेंटीमीटर क्यूब, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब पर एटमोस्फियर। क्या, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब पर एटमोस्फियर। ठीक है, तो यहाँ पे के की वैल्यू, के का जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। के का यूनिट क्या होगा, मोल पर ओके, मोल पर सेंटीमीटर नहीं, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब पर एटीएम। मतलब एटीएम मतलब क्या होता है, एटमोस्फियर। एटीएम किसका यूनिट है, एटमोस्फियर का यूनिट है। इसलिए यहाँ पे हमने सॉल्युबिलिटी तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद मतलब हेनरीज लॉ समझ में आ गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपका है सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्शियली मिसिसेबल लिक्विड्स। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बताया आपको, सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्शियली मिसिसेबल लिक्विड। अब पार्शियली मिसिसेबल लिक्विड्स क्या होते हैं, तो जो ऐसे चीज जहां पे जो पार्शियली मिक्स हो सके, मतलब टोटली मिक्स नहीं होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा मिक्स होता है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे केसेस होते हैं। लेट अस से पहला केस क्या है यहाँ पे, दोज इन विच पार्शियली मिसिसिबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उनका जो मिसिसिबिलिटी है, उनका जो मिक्सिंग है, उनका वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा क्या होता है, जैसे टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मिसिसिबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ऐसे भी एग्जाम, तो इसके एग्जांपल्स क्या दिए हैं, तो अगर आपने हेक्सेन लिया, ठीक है, ओके, यहाँ पे C6H5NH2 को यहाँ पे क्या क्या हेक्सेन के साथ मिक्स किया, तो ये सब क्या है, पेयर ऑफ पार्शियली मिसिसेबल लिक्विड है। तो वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या था, हेनरीज लॉ, और जो प्रेशर के ऊपर जो डिपेंडेंट था, देन उसके अलावा टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जस्ट आप क्या कर सकते हो कि इसके एक एक एग्जांपल याद रख सकते हो। जैसे अगर C6H5OH को अगर मैंने H2O के साथ अगर मिक्स किया तो ये क्या होगा, ये एक ऐसा सॉल्यूशन बनेगा, ये एक ऐसा पार्शियली मिसिसिबल लिक्विड है जिसमें अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मिसिसिबिलिटी क्या होगा, वहां पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, वही हमारे पास यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल है कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मिसिसिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या, इसमें से कोई भी एक एग्जांपल याद रख सकते हो। ठीक है, ओके, इसके बाद हमारे पास 3 से 4 2 और केसेस है इसके। ओके, तो तीसरा केस क्या है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करो या फिर डिक्रीज करो, कुछ भी करो, लेकिन वहां पे उसका मिसिसिबिलिटी है, उसका जो मिक्सिंग होने का, जो मिक्स होने का जो प्रॉपर्टी है, वो क्या होगा, इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, जो ये किसके लिए है, तो सारे पार्शियली मिसिसिबल लिक्विड्स के लिए होते हैं। तो पार्शियली मिसिसिबल लिक्विड का यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, H2 और निकोटीन। H2 और निकोटीन ऐसे दो लिक्विड्स है जो जिसका क्या होता है, जो अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया या डिक्रीज किया तो भी इसका मिसिसिबिलिटी है वो क्या होगा, इंक्रीज ही करता है।
वही ऐसे भी कुछ सॉलिड लिक्विड्स होते हैं, पेयर ऑफ लिक्विड्स होते हैं जैसे ईथर एंड H2O, जिसमें क्या होता है कि विच कंप्लीट मिसिसिबिलिटी कैन नॉट बी अटेन, मतलब कंप्लीटली मिसिसिबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, मतलब पार्शियली ही मिसिसिबल होते हैं हमेशा। ओके, तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या होता है दोस्तों कि लेट अस अज्यूम आपके पास कोई सॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है, जो एक सॉल्यूशन में, एक सॉल्वेंट में प्रॉपरली डिजॉल्व होता है, दूसरे में भी अच्छे से डिजॉल्व होता है। लेकिन अगर वही हमने दोनों में अगर उसको मिक्स किया, दोनों को एक साथ मिक्स करके उसको हमने किया, तो उसका जो कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने H3BO3 का एग्जांपल लिया है। तो H3BO3 इज सॉल्युबल इन बोथ वाटर एंड अमाइल अल्कोहल। तो अमाइल अल्कोहल और वाटर दोनों क्या होता है, H3BO3 प्रॉपरली सॉल्युबल होता है, उसका सॉल्युबिलिटी उसमें हाई होता है। बट क्या, when a solution of H3BO3 in amyl alcohol is shaken with water, मतलब कि अगर H3BO3 का सॉल्यूशन अगर हमने अमाइल अल्कोहल के साथ बनाया, उसको अगर हमने अगर वाटर के साथ मिक्स किया, तो क्या मिलता है वहां पे, इट इज फाउंड दैट H3BO3 distribute itself in such a way that the ratio of concentration of H3BO3 in water and alcohol is constant। मतलब वाटर और अल्कोहल में जब वो मिक्स हुआ था तो उसका जो कांस्टेंट था, उसका जो कंसंट्रेशन था वो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है। मतलब क्या कि लेट अस अज्यूम, ओके, जैसे यहाँ पे H3BO3 था, उसके वजह से यहाँ पे हमने क्या किया कि लेट अस सब्सटेंस X बी मिसिसिबल इन टू इमिसिबल पेयर ऑफ सॉल्वेंट। मतलब A और B में कोई X क्या है जो मिसिसिबल है, तो A के साथ उसका जो कांस्टेंट होगा, कंसंट्रेशन टर्म था, और B का उसका जो रेशियो अगर आपने निकाला तो हमेशा क्या आता है, वो कांस्टेंट आता है। ओके, इसे हम लोग नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं, ठीक है। मतलब दो चीज का रेशियो अगर हमने निकाला यहाँ पे तो कांस्टेंट आ रहा है, और वो दोनों चीज कौन से थे, तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो आपका H3BO3 का एग्जांपल लिया था, तो H3BO3 को अगर हमने वाटर और अमाइल अल्कोहल दोनों के साथ अगर शेक किया, दोनों के साथ अगर मिक्स किया, तो क्या वहां पे होता है, इट इज फाउंड दैट H3BO3 डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3BO3 इन वाटर, मतलब H3BO3 का जो कंसंट्रेशन वाटर में था और दूसरा जो अमाइल अल्कोहल में था, वो जो अल्कोहल में था, वो क्या है, ओके, दोनों का तो कंसंट्रेशन तो कुछ कांस्टेंट रहा होगा। उन दोनों को अगर मैंने रेशियो लिया, उन दोनों का रेशियो लिया, कंसंट्रेशन का रेशियो, तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है, ओके, इसको हम लोग क्या, इसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके, तो ये जो नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो कुछ चीजों पे यहाँ पे डिपेंडेंट होती है। तो किस चीज पे डिपेंडेंट होती है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट सबसे मेन फैक्टर होता है। क्यों, क्योंकि नेचर ऑफ सॉल्यूट अगर डिफरेंट रहा तो उसके ऊपर तो वो इंडिपेंडेंट होगा ही। क्योंकि अगर वाटर की जगह आपने अल्कोहल लिया, देन ऑब्वियसली बात है अल्कोहल का नेचर क्या है, डिफरेंट है, वही वाटर का नेचर क्या है, डिफरेंट है। ओके, सेकंड किसके ऊपर होता है, तो नेचर ऑफ लिक्विड इन्वॉल्व, तो उसमें जो भी दो लिक्विड इन्वॉल्व होंगे उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होगा। थर्ड, टेम्परेचर के ऊपर। ओके दोस्तों, जैसे ही अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में आपको टेम्परेचर का बात करना ही होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि जैसे अगर आप लिक्विड की बात करते हो तो यहाँ पे टेम्परेचर आ जाता है, इसलिए कि जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज किया तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा, दूसरी बात क्या होगा, सॉल्युबिलिटी चेंज होगी। इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर के ऊपर ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। ओके, फोर्थ फैक्टर क्या है यहाँ पे, द मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द मैनर इन विच कांस्टेंट इज रिप्रेजेंट। ओके, किसके ऊपर, ये ऊपर CA है यहाँ पे और नीचे CB है और नीचे CA है। हो सकता है यहाँ पे क्या हो, CA ऊपर हो और CB क्या हो, नीचे हो, ठीक है। तो इसके ऊपर ये डिपेंडेंट होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे हम लोग आज कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए शुक्रिया।